मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, उसका है पार्ट 2। आप पार्ट 2 देखने से पहले प्लीज़ एक बार पार्ट 1 ज़रूर चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस पार्ट 2। सो हियर आई स्टार्ट विद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. Final goods are those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. मिल्क अगर एक फाइनल कंज्यूमर ने परचेज करा है, मतलब कि एक हाउस होल्ड ने परचेज करा और उसने उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो ये जो मिल्क है दिस विल बी रेफर्ड टू फाइनल गुड. ओके, नाउ इफ दिस मिल्क प्रोडक्ट इज परचेज्ड बाय एनी बेकरी शॉप या कोई स्वीट शॉप, ठीक है, उसने आगे कोई स्वीट्स बनानी है, स्वीट्स का प्रोडक्शन करना है यूजिंग द मिल्क, तो मिल्क वहां पे एक रॉ मटेरियल की तरह है, एक इनपुट की तरह है जो कोई फर्दर किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. सो हियर द मिल्क इज अ इंटरमीडिएट गुड. आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर. सो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड विच आर यूज फॉर कंजम्पशन, ठीक है. जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था, मिल्क इज परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर द कंजम्पशन. सो दोज गुड्स आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड देयर इज नो वैल्यू टू बी एडेड. जबकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की बात करोगे द वैल्यू हैज टू बी एडेड. जैसे मिल्क उसने एक बेकरी या स्वीट शॉप ने परचेज करा, उसके ऊपर उसने कुछ वैल्यू ऐड करा एंड दे मेक द फाइनल गुड, ठीक है, या कोई और गुड का प्रोडक्शन करा. तो दीज गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज एंड दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ये गुड्स आपके फाइनल गुड्स के में इंक्लूडेड है. तो फाइनल गुड्स का हमने इंक्लूशन कर लिया है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का में, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, सो फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इंटरमीडिएट गुड आर स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. दे आर स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो अभी और प्रोडक्शन प्रोसेस में है. ओके, लाइक मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, तो वो जो मिल्क है अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है. Okay, so this is a difference between final and intermediate goods. और for national income calculation के लिए ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि final goods को आप include करोगे, intermediate goods को include नहीं करोगे. Okay, now coming to consumption goods and the capital goods. So consumption goods are those goods which satisfy the human want directly. Okay, and capital goods are those goods which satisfy the human wants indirectly. Consumption goods do not promote production capacity, whereas capital goods help in raising the production capacity. So देखो, कंजम्पशन गुड्स कौन से हो गए? जो आप कंजम्पशन की वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं. लाइक आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड एंड बटर, मैंने सीधा ब्रेड एंड बटर परचेज करा, आई कंज्यूम्ड इट, सो द वॉन्ट इज डायरेक्टली सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट. That is a consumption good. Now the capital good is for example a machinery. Any machinery और equipment जो है वो हम एक production में उसका use कर रहे हैं for other goods and services. ठीक है, so they are satisfying the human wants indirectly. Example, plant, machinery, equipments. Okay. Now let's study the 4 types of consumption goods. The first one is a durable goods. Durable goods वो होते हैं जो goods हम again and again over a considerable time, मतलब अच्छा एक टाइम के लिए हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने घरों में, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, है ना, वी आर यूजिंग फॉर लाइक सो मैनी ईयर्स. एक ही टीवी है जो घर में सालों चलता है, दैट इज अ ड्यूरेबल गुड्स.
सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो है वो भी हम ओवर एंड ओवर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि हम कंसीडर करके चलते हैं क्लोथ्स, लाइक क्लोथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, जो कि हम वी आर यूजिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम उन कैटेगरी को लेते हैं सेमी ड्यूरेबल। देन यू हैव अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इज जो कि लाइक योर मिल्क, आपने मिल्क लिया, एनी पेपर, ब्रेड, विच कैन नॉट बी यूज फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो पेरिशेबल है। तो मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, या आपके कुछ ईटेबल्स हो गए, राइट, दैट इज लाइक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार आप यूज करते हो उन्हें। सर्विसेज जैसे कि कुछ भी टीचर्स, डॉक्टर, बैंक्स, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट कम्स अंडर अ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? refers to the fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear with the passage of time or expected obsolescence, change in technology। देखो, जो भी हम मशीनरी हम परचेज करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लेके चलते हैं कि चीज़ पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, विच इज़ अ नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है। या एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, उसका जो एक काम जितना वो एफिशिएंटली वो मशीनरी पहले कर रही थी उतना अब नहीं कर रही है, ठीक है। सो वो जो एसेट है आपका, फिक्स्ड एसेट है, वो डेप्रिशिएट हो गया है, ठीक है। देन दिस डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू टू दीज 3 reasons: normal wear and tear, passage of time, and this is a change in technology. Okay, now we'll continue with our next concept, which is gross investment, net investment and depreciation। देखो, पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है एक कैपिटल फॉर्मेशन। आप जो भी अपनी कैपिटल में एड ऑन कर रहे हो अपने कैपिटल स्टॉक में, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एनी परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि मैं कैपिटल स्टॉक में एड ऑन कर रही हूँ चीजें। नाउ द इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 2 types, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है सिंपली एनी एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्टॉक बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट होती है द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड is termed as net investment. In a very simple language, I'll say is कि gross investment, जैसे कि कोई भी कैपिटल स्टॉक है, कोई फिक्स्ड एसेट हमने परचेज करा, जो भी एक्सपेंडिचर करा आपका फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने करी वो है मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द नॉर्मल वियर टीयर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जो कि होता ही है, डेप्रिसिएशन इट अकर इन द फिक्स्ड एसेट। तो जब हम उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, देन विल गेट इज अ नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू में आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है, नेट एक्सक्लूडेड, एंड द ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, आपने अभी जो ये ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा है, डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला जो है याद, व्हेन वी फर्दर डू अ नेशनल इनकम, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं दैट विल बी यूजफुल। ओके, जस्ट रिमाइंड दिस फॉर्मूलाज। Now, net indirect tax refers to difference between indirect tax and subsidies। मतलब कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हम उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो भी आप टैक्स जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है।
जैसे एलपीजी सिलेंडर पे एक सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई है, तो सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं। ये भी आपका नेशनल इनकम में यूजफुल रहेगा। नेशनल इनकम जो है हम इधर कैलकुलेट करते हैं आपका फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट वो होती है द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज करे हैं उसकी जो अमाउंट आपने पेमेंट करी है दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एट द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो रहता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। मतलब कि मार्केट प्राइस आपकी क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब मार्केट प्राइस में आपने फैक्टर कॉस्ट में ऐड करने हैं ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देन यू विल गेट द मार्केट प्राइस। Now the next concept for national income is net factor income from abroad. Students, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं दिस विल बी यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नाउ दिस NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये नेट वैल्यू है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जो इनकम आपकी अब्रॉड से आई माइनस जो अब्रॉड में आपने पेमेंट करी, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देंगे, देन इट विल बी नेशनल इनकम। नाउ दिस NFIA की जो ये वैल्यू है अगर पॉजिटिव होगी दैट मीन्स जो पैसा आपको अब्रॉड से आया दैट इज मोर देन जो आपने पेमेंट करी। एंड इफ इट इज नेगेटिव मतलब वट एवर यू आर अर्निंग इज लेस देन टू योर पेमेंट टू अब्रॉड। इफ इट इज जीरो मतलब जो आप अब्रॉड से अर्न कर रहे हो विच इज इक्वल टू योर पेमेंट टू अब्रॉड। ओके, so with this your chapter number 2 ends. Now we'll continue with chapter number 3. So check my next video for chapter number 3. स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो और आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ये इकोनॉमिक्स पढ़नी है एंड यू रियली वांट टू स्कोर 95 प्लस 90 प्लस, तो आप मेरे को ये इस नंबर पे ऑनलाइन कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और एटलीस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़।